Hello students, my name is Divya Rajput. I am a biology teacher. Today I will teach you about transcription process. मैं आपको आज ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में पढ़ाऊँगी। पहले हम ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच genetic material or genetic information is copied from one strand of the DNA into RNA. इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कॉपी होती है। ठीक है, अगर आपने सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। आज हम डीएनए से कैसे आरएनए बनता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स को देखेंगे, मतलब डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं। देखो बच्चों, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है, सारे के सारे डबल स्ट्रैंड से, मतलब सारे के सारे डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज नहीं होता। कुछ स्पेशल रीजंस होते हैं डीएनए के ऊपर जहाँ से आरएनए सिंथेसाइज होता है। इन रीजंस के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ अ प्रमोटर, सेकंड इज़ द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड थर्ड इज़ अ टर्मिनेटर। प्रमोटर जो होता है वो कुछ नाइट्रोजन स्पीसीज़ के कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसको प्रमोटर रीजन कहते हैं। और जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है वो एंड हो जाती है उसको टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के बीच का जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है, वहाँ पर आरएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के बीच का जो रीजन होता है उसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन वाले रीजन में ही आरएनए सिंथेसाइज होता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उन दोनों स्ट्रैंड से आरएनए जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं होता। रीज़न ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये दोनों आरएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये आपस में बाइंड बनाकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए डीएनए का बस एक स्ट्रैंड ही आरएनए को सिंथेसाइज कर सकता है। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो आरएनए की इन्फॉर्मेशन को कोड नहीं करते। तो वह स्ट्रैंड जो कि आरएनए को सिंथेसाइज करता है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड आरएनए को कोड नहीं करता उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो कोड करता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जो कोड नहीं करता उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, the promoter is said to be located toward 5' end of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of coding strand. जो प्रमोटर होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर लोकेटेड होता है। रेफरेंस हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड से लिया जाता है। जब आप प्रमोटर रीजन की पोलैरिटी बताओगे तो आप ऐसा बोलोगे कि जो प्रमोटर होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर होता है। ओके, गुड। अब हम बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में अलग होती है, यूकैरियोट्स में अलग होती है। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। आज हम प्रोकैरियोट सेल्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है वो देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है: इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना प्रोसेस का, एलोंगेशन मतलब प्रोसेस का कंटिन्यूसली चलना, और टर्मिनेशन मतलब प्रोसेस का एंड हो जाना। इनिशिएशन की प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करके प्रमोटर रीजन पर एंटर हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगी कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों ही प्रोसेस को करने के लिए कुछ हमें स्पेशल एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। इन एंजाइम्स के बिना ये प्रोसेसेस नहीं होते। इन एंजाइम्स के नाम और इन एंजाइम्स के फंक्शंस आपको पता होना ज़रूरी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही एंजाइम बस जो होता है जो कि आरएनए को बना लेता है, इसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। इसका पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए बना रहा है। आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि आरएनए की चेन को पॉलीमराइज कर रहा है। जो एंजाइम रेप्लिकेशन कर रहा था उसका पूरा नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
क्योंकि वो डीएनए के स्ट्रैंड से ही डीएनए को बना रहा था। ये वाला जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए को बना रहा है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आई। अब होता ये है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करता है और प्रमोटर रीजन पर एंटर कर जाता है। प्रमोटर रीजन पर एंटर करते ही इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एलोंगेशन की प्रोसेस में जो सिग्मा फैक्टर होता है वो बाहर आ जाता है डीएनए के स्ट्रैंड से और पॉलीमरेज अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनको साइटोप्लाज्म से ला के पॉलीमराइज़ करना स्टार्ट कर देता है और पॉलीमराइज़ करने के बाद आरएनए की चेन बना देता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल जीन वाले रीजन से आरएनए की चेन को सिंथेसाइज कर देता है और टर्मिनेटर रीजन में एंटर कर जाता है। अब टर्मिनेटर रीजन से भी बाहर निकलने के लिए इसको एक फैक्टर की ज़रूरत होती है। इस फैक्टर का नाम होता है रॉ फैक्टर। जिस तरीके से एंटर करने के लिए सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत थी, उसी तरीके से बाहर निकलने के लिए इसको एक और दूसरे फैक्टर की ज़रूरत है जिसको रॉ फैक्टर कहते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज रॉ फैक्टर के साथ बाइंड करता है और टर्मिनेटर रीजन से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन की प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं। आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स सेम कंपार्टमेंट। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में है तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो प्रोसेस होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, बोथ प्रोसेस आर अकर सिमल्टेनियसली एंड आर कॉल्ड कपल्ड। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए भी बनता रहता है और आरएनए के स्ट्रैंड से प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता रहता है। इसीलिए इन दोनों प्रोसेस को कपल्ड कहते हैं क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीन्स होते हैं उनमें एक जीन से कई सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है। मतलब एक जीन जो होता है वो कई सारे प्रोटीन्स की इन्फॉर्मेशन को कोड करता है। इसीलिए इन जीन्स को हम पॉलीसिस्टोनिक जीन्स कहते हैं। सिस्टोन का मतलब होता है वो रीजन्स जहाँ से प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन कोड है। वो रीजन्स जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होता है उन रीजन्स को हम कहते हैं सिस्टोन। और एक जीन के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल्स में कई सारे सिस्टोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने अपने नोट्स में बनाया है, ये जो mRNA आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये एक जीन ही है, और इस जीन के ऊपर ये देखिए प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, प्रोटीन 4, 4 प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है। मतलब इस एक जीन पर 4 सिस्टोन रीजन्स प्रेजेंट है और चारों सिस्टोन रीजन से एक एक प्रोटीन बनेगा, मतलब इससे 4 प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, इसलिए इस जीन को हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन्स। यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में एक जीन जो होता है वो एक ही प्रोटीन को बनाता है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स के जो जीन्स होते हैं उन्हें हम मोनोसिस्टोनिक जीन्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके जीन्स को पॉलीसिस्टोनिक जीन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। I will try to reply all the comments. Thank you so much.